स्टूडेंट, कल हम लोगों ने विश्व के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा, उसकी महाद्वीपीय प्रणाली के बारे में पढ़ा और हमने उसके परिणामों में देखा कि किस प्रकार स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड सहित ऑस्ट्रिया सहित सभी देशों ने उसकी महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध किया। महाद्वीपीय प्रणाली का पुर्तगाल द्वारा भी विरोध किया गया क्योंकि पुर्तगाली वाइन की इंग्लैंड में बहुत मांग थी। पुर्तगाल अपनी वाइन का इंग्लैंड में निर्यात करता था, जिससे उसको काफ़ी धन की प्राप्ति होती थी। ऐसे में जब महाद्वीपीय प्रणाली से नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड के व्यापार को रोका तो उससे पुर्तगाल को काफ़ी हानि होने लगी और उसने इसका विरोध किया। तो नेपोलियन ने 1808 में पुर्तगाल से नाराज होकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब फ्रांस से अगर नेपोलियन पुर्तगाल जाता था तो उसका रास्ता स्पेन से होकर गुजरता था। तो फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में स्पेन से समझौता करने का निश्चय किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि यदि स्पेन फ्रांस को पुर्तगाल जाने का रास्ता देता है तो पुर्तगाल की विजय के बाद स्पेन और फ्रांस पुर्तगाल को आधा आधा बांट लेंगे। फ्रांस की सेना पुर्तगाल पहुंची और राजधानी लिस्बन पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ऐसे में पुर्तगाल का राजा तो था वो भागकर दक्षिणी अफ्रीका चला गया। और इसके बाद विभाजन के मसले पर जब स्पेन और फ्रांस की बातचीत हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन को पुर्तगाल का भाग देने से मना कर दिया और स्पेन के सम्राट चार्ल्स सिक्स्थ को सत्ता से हटाकर जोसेफ बोनापार्ट, जो उसका बड़ा भाई था, उसको स्पेन का सम्राट बना दिया। जिससे क्या हुआ बच्चों, इसके विरोध में नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध राष्ट्रवादी विद्रोह प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहाँ की जनता को बड़ा आघात लगा कि किस तरह से उनके सम्राट को हटाकर किसी और को सम्राट बना दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो फ्रांस की सेनाएं जब पुर्तगाल से लौटने लगी तो स्पेन के छापामार दलों ने इन लौटती हुई सेनाओं पर आक्रमण किया, जिस अभियान में लगभग 23,000 सैनिक मारे गए। इस तरह से इस स्पेन के इस अभियान से नेपोलियन बोनापार्ट को काफ़ी हानि हुई और उसने खुद कहा कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस अभियान से लौटने के बाद 1810 में नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोसेफिन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुइस के साथ उसने शादी करी। यहीं से नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटने लगी कि वह धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। 1812 में उसने रूस का अभियान किया। अब रूस का अभियान क्यों किया, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी महाद्वीपीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। रूस और इंग्लैंड के बीच में धान का व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था। ऐसी स्थिति में जब रूस को हानि होने लगी तो उसने महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध किया और वहाँ के किसानों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और उन्होंने महाद्वीपीय प्रणाली को समर्थन देने से मना कर दिया। जिससे क्या हुआ कि नेपोलियन रूस से नाराज हो गया और उसने जल्दबाजी में रूस का अभियान करने का निश्चय किया। ना उसने कोई परिस्थिति देखी, ना अपनी सेना की स्थिति देखी कि मेरी सेना की स्थिति क्या है। तो फ्रांस में नेपोलियन ने रूस के अभियान के लिए महासेना का गठन किया, जिसमें प्रशा ने भेजे लगभग 20,000 सैनिक, ऑस्ट्रिया ने, और जो जर्मन राय संघ था उसने भी 1,50,000 के लगभग सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट के पास भेजे। यह अभियान जून 1812 में प्रारंभ हुआ और ये विशाल सेना रूस की सीमा पर पहुंची, लेकिन रूस की सेना वहाँ से बिल्कुल गायब थी, क्योंकि आमने सामने की स्थिति में लड़ने की उनमें क्षमता नहीं थी। तो रूस ने यह निर्णय लिया, रूस की सेना ने, कि पीछे हटते जाओ अपने क्षेत्र से और जितने भी मार्ग में खेत खलिहान पड़ते हैं उनमें आग लगाते जाओ, ताकि फ्रांसीसी सेना को खाने के लिए खाद्य सामग्री प्राप्त न हो सके।
सितंबर 1812 में नेपोलियन जब मास्को पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर सब जगह आग लगी हुई थी। उसने रूस के जार को संदेश भेजा कि वह समझौता करना चाहता है। जार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब ऐसी स्थिति में नेपोलियन के पास एक ही विकल्प बचा था कि वह वापस अपने फ्रांस लौट जाए। अक्टूबर के महीने में जब फ्रांस की सेनाएं वापस लौटने लगी तो उस समय रूस में भयंकर बर्फबारी का दौर था। ऐसे में रूस के छापामार दलों ने इस सेना पर छापामार पद्धति से युद्ध किया। इस अभियान में ठंड के मारे और छापामार दलों के युद्ध की हमलों की वजह से लगभग 5 लाख सैनिक मारे गए और नेपोलियन बहुत मुश्किल से किसी तरह दिसंबर तक फ्रांस पहुंचने में सफल रहा। इस तरह से उसको का जो मास्को का रूस का अभियान था उसको नेपोलियन का मूर्खतापूर्ण अभियान कहा जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना उसके परिणामों को जाने, बिना किसी परिस्थिति को देखे, मौसम को देखे, उसने इस अभियान को करने का निश्चय किया जो पूरी तरह से असफल रहा। इस युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी, इस अभियान के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें ऑस्ट्रिया, स्पेन, प्रशा, ये सभी देश इंग्लैंड के समर्थक राष्ट्र के रूप में सामने आए और इनने इंग्लैंड के साथ मिलकर लिपजिंग का युद्ध किया जो 1813 में हुआ। इसमें नेपोलियन परास्त हुआ। इसके बाद 1814 में नेपोलियन ने फाउंटेनब्लू की संधि करी। इस संधि के बाद जो शर्तें रखी गई कि नेपोलियन व उसके परिवार के सदस्यों का फ्रांस की गद्दी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। नेपोलियन को सम्राट की उपाधि देकर एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाएगा। नेपोलियन को 2 मिलियन फ्रैंक सालाना पेंशन दी जाएगी। 2.5 मिलियन फ्रैंक वार्षिक पेंशन नेपोलियन के परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। मैरी लुइस को परमा का राज्य दिया जाएगा। लुई 16 के भाई लुई 18 को उपाधि देकर फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह से नेपोलियन पर इस संधि की शर्तें लाद दी गई और इसके बाद एक वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक समझौता हुआ जिसे कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस आदि सभी देश शामिल हुए। जब इस सम्मेलन में नेपोलियन को परास्त करने का जश्न मनाया जा रहा था तो इसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने मौका देखकर एल्बा द्वीप से निकलकर दक्षिणी फ्रांस में वो कान तक पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर उसने उत्तर में पेरिस की ओर मार्च किया और रास्ते में अपने समर्थक सैनिकों को तैयार किया। लोगों ने उसका स्वागत किया। लुई 18 को जब यह स्थिति पता चली तो वो भागकर इंग्लैंड चला गया। नेपोलियन ने पेरिस पहुंचकर स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और जब यह बात वियना में जश्न मना रहे देशों को पता चली तो उन्होंने वापस से नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया और इन परिस्थितियों में 18 जून 1815 को वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ध्यान रखना ये डेट, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को। इसमें नेपोलियन परास्त हुआ और उसे देश निकाला देकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर रहते हुए 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह नेपोलियन का इन परिस्थितियों में अंत हुआ। वाटरलू के युद्ध के बाद वियना कांग्रेस जो थी वो पुनः प्रारंभ हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए कि फ्रांस की सीमा को 1790 तक सीमित कर दिया गया, कि सीमा तक
फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनः स्थापित किया गया और लुई 18 को वहाँ का सम्राट बनाया गया। ऑस्ट्रिया को इटली के लोम्बार्डी वेनेशिया नामक राज्य दिए गए। 39 जर्मन राज्यों का जर्मन संघ ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में स्थापित किया गया। रूस को फिनलैंड का क्षेत्र और इसके अलावा पोलैंड का क्षेत्र भी मिला। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को इस वियना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह इन परिस्थितियों में नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हुआ। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नेपोलियन के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। पहला था कि नेपोलियन ने जब स्पेन का अभियान किया, मॉस्को का अभियान किया, तो उसने परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की, जल्दबाजी में निर्णय लिए। उस समय की जो मौसम की परिस्थितियाँ थी वो उसकी सेना के अनुकूल नहीं थी, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय उसके पतन का कारण बने। इसके अलावा वाटरलू के युद्ध के लिए जो उसने सेना तैयार की, उसमें योग्य प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। जो सैनिक थे उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में उनसे विजय की आशा नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन ने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर वहाँ पर अपने सगे संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। जैसे अपने भाइयों में लुई नेपोलियन को हॉलैंड, जोसेफ को स्पेन, जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक, सौतेले पुत्र यूजिन को इटली के प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। और ये सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी संकट के समय में नेपोलियन का साथ नहीं दिया। इस तरह से इन संबंधियों को नियुक्त करके नेपोलियन ने जो उनके विश्वस्त अधिकारी थे उनका विश्वास खो दिया। इस कारण नेपोलियन अधिक लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। नेपोलियन ने बर्नाडोट नामक व्यक्ति को स्वीडन का शासक बनाया था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जिसने नेपोलियन के विरुद्ध बने संघ में सम्मिलित होकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध में वो शामिल हुआ। इसके अलावा स्पेन की शक्ति को न समझना, मॉस्को अभियान में भीषण सर्दी में अधिक देर तक रुकना, वाटरलू की लड़ाई के आक्रमण के समय आक्रमण में ढील देना आदि नेपोलियन की भयंकर भूलें थीं जो उसके पतन में सहायक बनी। इतिहासकार फिशर ने नेपोलियन के पतन के बारे में कहा है कि नेपोलियन के पतन के नाटक के 3 दृश्य मॉस्को, लिप्जिंग और फाउंटेनब्लू हैं और वाटरलू इस नाटक का उपसंहार है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि इन सभी में उसके पतन का, उसके जीवन के अंतिम क्षणों का सार हमें दिखाई देता है कि किस तरह से उसका उत्कर्ष हुआ और महाद्वीपीय प्रणाली, पुर्तगाल के विरुद्ध अभियान, स्पेन का अभियान, रूस का अभियान उसके पतन में सहायक सिद्ध हुए। अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को, जहाँ भी दिक्कत आए पूछिए। धन्यवाद।